कि जो शत्रु अदृश्य हो, दिखाई ना देता हो, तो हमें भी छुप के रहना चाहिए जब तक उसके खिलाफ कोई शस्त्र ना मिल जाए। शुरू कर चुके हैं बेबाक तीखे बोल। माटी में पैदा हुआ एक शेर नाम योगेश्वर लिखता था। कुछ करने का जज्बा था, दिल में साधारण सा दिखता था। खेल खिलाड़ी का होता है ये पहली बार दिखा दिया, हरियाणा के बेटे ने विदेश में तिरंगा लहरा दिया। दोस्तों, पहले हरियाणा की पहचान एक भोले भाले इंसान के रूप में यहाँ के लोगों की हुआ करती थी। साधारण सा दिखने वाला आदमी इतना बड़ा खिलाड़ी भी हो सकता है, ये पूरी दुनिया को बता दिया योगेश्वर दत्त ने। आइए आज मिलते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिसने हरियाणा का ही नहीं पूरे भारत का नाम दुनिया भर में रोशन किया, अपने हरियाणा को नई पहचान दिलाई, एक के बाद एक मेडलों की जड़ी लगा दी। खुद तो श्रेष्ठ खिलाड़ी हैं ही, बल्कि कुश्ती के और योद्धा भी तैयार कर रहे हैं। कितने ही खिलाड़ियों के प्रेरणा स्रोत योगेश्वर आजकल राजनीति में सक्रिय हैं। बीजेपी पद के उम्मीदवार ये रह चुके हैं बड़ौदा विधानसभा से। चलिए आज उनसे हम खास मुलाकात कराते हैं आप लोगों की। राम राम भाई साहब। भाई, आपने पूरी जब आप बचपन कुश्ती खेली, घरवाला ने प्रेरणा दी, अब आपने अपना पूरा समय दिया, पूरी अपने लगन से अपने ओलंपिक तक आप पहुंचे, देश को मेडल दिया। एशियाई कुश्ती की बात हो या राष्ट्रमंडल खेलों की बात हो, कितनी ही बार सोने के पदक आपने इस देश को दिए। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार आपको मिला। उसके बाद हरियाणा सरकार ने आपको डीएसपी पद के साथ नवाजा। ये भी एक कहें कि जीवन में एक ऐसा महत्वपूर्ण मोड़ आता है कि जब हम सम्मान है, सारी चीजें हैं। उसके बाद एक जीवन में आपके मोड़ आया, आप राजनीति की तरफ आपके आने का आपका विचार रहा। ऐसा क्या आपके जीवन में क्या घटना थी कि आपने जो है खेल के सम्मान के साथ साथ जो आपको डीएसपी का पद दिया गया, जो आगे बढ़ के आगे भी हो सकता था, हरियाणा सरकार में आप लगातार नौकरी कर सकते और देश का सम्मान बढ़ा सकते थे। ऐसा क्या मोड़ आया जीवन के अंदर कि आप राजनीति की तरफ प्रेरित हुए? देखिए, पहले तो सबको मेरे राम राम, जितने भी मेरे को लोग देखेंगे। और बचपन से ही मैंने कुश्ती की। बचपन से एक शौक था कि मैं देश के लिए ओलंपिक में मेडल जीतूं, देश का नाम करूं, देश के लिए खेलूं। उसके बाद देखिए था कि लोगों की सेवा करना, क्योंकि जो इधर की समस्याएं हैं, गांव देहात की समस्याएं हैं, क्योंकि सब तकरीबन गरीब परिवार, किसान परिवार से जमींदारी हैं, उनके लिए सेवा करने का मौका था। और मैं डीएसपी था हरियाणा पुलिस में, 10 साल मैंने नौकरी की। एसपी भी मैं जल्दी बन सकता था, पर जो काम मैं जो यहाँ की समस्या है वो पुलिस में रहते हुए नहीं कर सकते थे। उसमें भी हम लोगों की सेवा करते थे, देश की सेवा, क्योंकि बेल्ट की नौकरी थी और हर इंसान किसी तरीके से देश की सेवा कर सकता है, वो चाहे जवान हो, चाहे किसान हो, चाहे अध्यापक हो, क्योंकि कोई सच्चे दिल से करता है तो देश का एक भविष्य तैयार करता होगा, अध्यापक भी होता है। तो पर मेरा जो यहाँ की मेन समस्या थी गाँव की, जो बिजली पानी से लेकर हो, गलियों की हो या खेती से संबंधित हो, वो मेरे पास वो बातें आती भी थी, लोग आते भी थे काम के लिए, और पुलिस में रहते हुए वो चीज़ें मैं नहीं कर सकता था। और सबसे बड़ी बात है कि मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं, जो देश के प्रति कुछ करने का उनका जज्बा है, हिंदुस्तान को विश्व के ऊपर एक विश्व में एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने का सपना है, उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित था। और ऐसे जो काम में यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी ने ईमानदारी की जो मिसाल पेश की थी, बीजेपी में आने का मेरा जो मतलब वो था कि अगर मैं किसी कोई पार्टी ज्वाइन करता हूँ, लोगों की सेवा के लिए, समाज सेवा करनी है, तो सबसे मतलब मेरे लिए बीजेपी सबसे पहला और ऑप्शन वो था कि मैं बीजेपी में आके देश की सेवा करूं। क्योंकि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की एक सबसे बड़ी जो वो है वो कि सबसे पहले देश, उसके बाद और चीज़ें हैं। और यही कारण था। और मैं बड़ौदा हल्का से भी चुनाव इसलिए लड़ा कि जो यहाँ की समस्याएं हैं, जो जमीनी सत्तर समस्याएं हैं, वो यहीं से होके, यहीं से एक यहाँ का एक प्रतिनिधि बन के, यहाँ का बेटा बन के वो चीज़ दूर हो सकती हैं। और जैसे कुश्ती में लोगों ने बहुत मान सम्मान और सपोर्ट मेरे को किया, इतना प्यारा शहर में, वो भी लोग यहाँ पे बहुत मान सम्मान और बहुत ज़्यादा लगाव है लोगों में। भाई जी, जब इलेक्शन की बारी आई तो एक यहाँ पे हम जनरली जो देखते हैं, खासकर बड़ौदा विधानसभा सीट से, अक्षेत्रवाद और जातिवाद का एक मुद्दा जो है वो काफी अहम रहा है। जब आप आए
तो आपने इस जो लोगों की छवि है, जो लोगों की धारणा बन चुकी थी कि एक बड़ौदा विधानसभा सीट क्षेत्रवाद और जातिवाद से काफी अफेक्टेड है, आपने उसका एकदम रुख पलटा। जब आपने इतनी मेहनत की, उसके बाद जब इलेक्शन का रिजल्ट आया, तो रिजल्ट आने के बाद देखा कि आपका मार्जिन अभी कुछ रह गया, तो फिर कहाँ आपको लगा कि कहाँ इस चीज में कसर रहेगी और आगे का अभी जो समय गया तो आपने क्या उसको यूटिलाइज किया और क्या आगे के लिए प्लान कर रहे हो? देखिए, इसमें एकदम मेरे लिए राजनीति में बिल्कुल नया था और यहाँ से के लोग मतलब एक सीधा इलेक्शन में नया था मेरे लिए बिल्कुल। और पहली बार मैं हारा भी हूँ 4200 वोटों से। पर ये हार ये चलती रहती है क्योंकि कुश्ती मेरी मैं पहली कुश्ती जो मैं हारा था, उसके बाद मेरी जीत स्टार्ट हुई थी। हार के बाद जीत है। पर जो एक माहौल लोगों में बना, जो एक सब कुछ बदला, क्योंकि 2014 में यहीं से भारतीय जनता पार्टी के कुल 7200 वोट थे और अब इसमें 2019 में लगभग 38,000 वोट आए हैं। 37,800 कुछ वोट आए हैं, इतने वोट आए, मतलब 38,000 वोट आए हैं। काफी मतलब बढ़ाई हैं चीजें। और ये जो क्षेत्रवाद की तो बात, क्योंकि मैं हूँ यहीं का, और जो जातिगत बात आती है तो उसमें भी वो चीजें नहीं, जो कि 38,000 वोट बहुत होती हैं और वो सभी ने मेरे को प्यार किया। जैसे कुश्ती में मेरे को मान सम्मान मिला, ऐसे लोगों में वो चीजें दूर करने की हमने कोशिश की और दूर हुई भी हैं। मेरे को जिसने भी वोट दिया है वो जाति देख के नहीं दिया, एक अपना बेटा, इस देश का बेटा मान के मेरे को वोट दिया। और वो चीजें हम प्रतिबद्ध हैं उस चीज के लिए कि जातिवाद को हम बिल्कुल खत्म करके रहेंगे, सबको एक नजर से और सबको साथ लेके चलेंगे और लोगों में उदाहरण बनाएंगे कि कोई किसी को जाति के आधार पर ना तोले। बिल्कुल भाई साहब, हम यही उम्मीद करते हैं कि जो लोगों के अंदर जातिवाद का जो जहर घुला हुआ है, इसको आप कम कर सकें, आप इसको खत्म करें, आप सेवा करते रहें। अभी जो कृष्ण हुड्डा जी के निधन के बाद ये दोबारा सीट खाली हुई है, जो यहाँ से जीते थे पीछे, अभी आपको क्या लग रहा है कि ये दोबारा क्या तैयारी है आपकी? क्या आप दोबारा इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, मैं हारते ही मैं लोगों के बीच में चला गया था, लोगों से मिलना जुलना मैंने बढ़ा दिया था कि जो भी चीजें हैं, जो भी गलत फहमियां हैं, क्योंकि इलेक्शन में दुष्प्रचार मतलब गलत प्रचार, जो झूठे प्रचार बहुत ज्यादा होती हैं, उस इलेक्शन में भी हुआ था हमारे साथ और वो चीजें चलती रहती है, वो शायद आगे भी होंगी। पर जो पीछे जो एक गलत प्रचार चलाया था, दुष्प्रचार किया था, वो अब आगे इलेक्शन में नहीं होगा, क्योंकि लोगों को पता चल चुका है कि योगेश दत्त कैसा है, कैसा व्यवहार है। पीछे तो ये जहां तक फैला कि यहाँ पे रहता ही नहीं है, तो दिल्ली या बॉम्बे ऐसे रहता है, सेलिब्रिटी है, यहाँ की जो जमीन स्तर की जो समस्याएं हैं, परेशानी है, वो पता नहीं, लोगों से मिलता नहीं। पर इन इलेक्शन के बाद में वो चीजें लोगों के मन से निकली हैं जी। बोले कि इलेक्शन है तो सभी से मिलेगा ये है, पर उसके बाद देखना, उसके बाद भी लोग मिला तो उनके मन में से वो चीजें निकली, उन औरों को भी बताया और सभी से मिलवाए भी हैं। और भी थोड़ा पीछे, क्योंकि फरवरी मार्च से तो ये लॉकडाउन की वजह, कोरोना की वजह से थोड़ा हमने भी लोगों को समझाया भी है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, दूरी बना के रखिए। अब फिर भी लोग हमसे मिल रहे हैं एक एक दो आके, और कोई समस्या है तो वो भी हम दूर करने की कोशिश किया, चाहे कोरोना को की महामारी को लेकर कोई गरीब परिवार है उन तक राशन पहुंचाने की बात हो, कोई भी किसी भी तरह की समस्या, उससे अलग कोई मेडिकल कोई सुविधा देनी हो, कहीं हॉस्पिटल में पहुंचाने, कोई परमिशन करनी, वो चीजें हमने की हैं। तो लोगों की सोच, जो पहले उनके मन में एक जो गलत चीज घुसाई गई थी, वो निकली है। और अभी इलेक्शन होना, क्योंकि जो पहले यहाँ से जो विधायक जी थे कृष्ण हुड्डा जी, उनका स्वर्गवास हो चुका है और उपचुनाव तो होने हैं, अभी उनकी डेट नहीं आई है। पर यह है कि हमारा काम है कि यहाँ से एक लोगों के अलग सोच बनानी, लोगों के मन से में जो गलत चीजें थी, जो भ्रमित करने वाली चीज, वो निकालनी और यहाँ की सेवा करनी। और अभी टाइम है सरकार के पास, पूरे लगभग 4 साल के ज्यादा का समय है और मेरा यही है कि यहाँ की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। इलेक्शन अब ना आते तब भी 5 साल मेरे को यहाँ की सेवा करनी थी, क्योंकि मेरे को नहीं पता था आने बाद की इलेक्शन कब होंगे कब नहीं। मैंने तो अगला टारगेट लिया कि जो मैं काम करने के लिए आया हूँ, लोगों की सेवा करने के लिए आया हूँ, तो वो मेरे को करनी है। जहां तक मेरे से होगा मैं वो काम करूंगा। भाई जी, अक्सर राजनीति में और खासकर कहें तो हरियाणा जैसी राजनीति में अक्सर ऐसा हुआ है कि अगर कोई अकस्मात विधायक एक्सपायर हुआ है किसी भी सीट से, तो उसके ही परिवार के अगर किसी सदस्य को या उसकी पार्टी को सिंपैथी वोट का काफी असर पड़ता है। आपको क्या लगता है, जब आप ग्राउंड में काम करते हैं, तो उस चीज का कहीं ना कहीं असर आप क्या देखते हैं? क्या आपका खुद का व्यू है? देखिए, उस चीजों की तरफ मैं ध्यान नहीं देता कि वो चीजें संपत्ति वाली वोट आएंगी या नहीं आएंगी, किसको जाएंगी। मेरा ये है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे पूरा मौका है काम कराने का, क्योंकि यहाँ से अगर भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनता है तो काम हो जाएंगे आगे। जो पहले विकास नहीं हुआ, हमेशा एक विपक्ष में बैठा रहा, जो यहाँ से जो भी बना विधायक वो यहाँ का बड़ौदा से था ही नहीं, बाहर से था। अब लोग बोलते भी, मेरे को नहीं पता कि यहाँ के काम नहीं हुए, यहाँ से बाहर के काम हुए हैं। वो चीजें हमें खत्म करनी है
और वो तभी खत्म है जब यहाँ से लोगों के काम होंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे, वो चीज़ें हैं। पर मेरा ये मानना है कि अगर हम ठीक हैं, हमारे अंदर कुछ करने का जज्बा है, तो हम वो चीज़ें कर सकते हैं। लोगों को हमें विश्वास दिलाना है, और लोग यहाँ के बहुत समझदार हैं, वो चीज़ें वो समझते भी हैं कि एक पार्टी की बात नहीं आती यहाँ पे हमें अपना हल्के का विकास करना है, वो किस तरीके से कराएं वो चीज़ें देखनी है हमें। जब हम ग्रामीण परिवेश में जाते हैं, गांव के लोगों से मिलते हैं, तो जो उनकी कुछ समस्याएं ऐसी हैं, मैं आपके सामने रखता हूं और आप बताइएगा कि आप लोगों को क्या उसका विश्वास दिलाएंगे। जैसे जो काफी सारे गांव हैं, उन गांवों में जल भराव की समस्या अक्सर हो जाया करती है, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है। एक गांव के लोगों की ये मांग है कि जो पूरे बड़ौदा विधानसभा है, यहाँ पे उचित शिक्षण संस्थान ना होने की वजह से बार बार उनके जो लड़कियां हैं, लड़के हैं, उनको बाहर जाना पड़ता है। एक ट्रांसपोर्ट की बड़ी समस्या है काफी हद तक, और बहुत सारे गांव में पीने के पानी की भी समस्या है। हम बात करें आपके इस बड़ौदा विधानसभा का, एक बहुत छोटा सा गांव है निजामपुर, सिर्फ 2500 के आसपास वोट हैं वो, लेकिन जींद इस छोर का आखिरी गांव जींद की सीमा से सटा हुआ। जैसे अगर हम वहां की बात करें तो पीने के पानी तक की जब समस्याएं हो जाती है, तो आप उन लोगों को इतनी जो दूर पहुंच में हैं, उनको आप कैसे विश्वास दिलाएंगे? आप ये जो समस्याएं हमने आपके सामने रखी, आप क्या इनके बारे में कहेंगे लोगों को, और क्या विश्वास दिलाएंगे? देखिए, बिल्कुल कहीं तो पानी की कमी है, कहीं बारिश में पानी ज़्यादा हो जाता है, बाढ़ग्रस्त एरिया बोल सकते हैं उनमें, और उस चीज़ की हमने कार्रवाई की। अभी धराना गांव की समस्या थी, एक लगभग पिछले 50 साल से समस्या थी कि पानी मतलब फसल बोती नहीं थी वहाँ पे हमने अभी काम स्टार्ट करवा हुआ, सर्वे भी हो चुका है। और ऐसे ही जिस गांव में भी पानी की कमी है, उसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी से मिला भी था कि जी कैसे यहाँ पे पानी की पूर्ति से खेती हो सके, क्योंकि बड़ौदा हल्का में कुछ खेती तो पानी की कमी से बर्बाद नहीं हो पाती, कुछ जल भराव में बरसात में नहीं हो पाती, वो काफ़ी परेशानियां हैं। और रही शिक्षा की बात, तो मैंने इसके भी लिए बोला था अभी मुख्यमंत्री से पीछे कि यहाँ पे बड़ौदा हल्का में एक भी कॉलेज नहीं है, कि उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ की जो हमारी बहन बेटियां हैं या युवा साथी हैं, वो उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, और ख़ासकर हमारी बहन बेटियों को, क्योंकि गांव से दूर जाना पड़ता है। नज़दीकी कोई बड़ौदा हल्का में कोई अच्छा कॉलेज, अच्छी शिक्षण संस्था हो, तो उसमें बहुत अच्छा रहेगा कि ज़्यादा दूर ना जाना पड़ेगा। और ट्रांसपोर्ट की जहाँ तक बात आती है, तो उसको भी हम दूर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरा इस बारे में कोई बात नहीं मुख्यमंत्री से नहीं हुई थी। मेरी बात बस पानी को लेकर हुई थी, क्योंकि कहीं तो ज़्यादा पानी होता है, खेती नहीं हो पाती है जल भराव की वजह से, क्योंकि बाढ़ प्रभावित इलाके हैं कुछ, और कुछ में कुछ खेती का पानी आता है मगर खेती के लिए पानी नहीं आता, वहाँ पे कमी है, वो चीज़ें हुई थी। और कुछ रोड के लिए बात हुई थी, वो काम भी अभी जल्द स्टार्ट हो जाएगा। जो ये गोवाना से और जुलाना का रोड है, काफ़ी रोड काफ़ी जर्जर हालत में है। बिल्कुल, ये वाला जो रोड है जर्जर हालत में है, और मैं आपके सामने एक समस्या को रखूं कि जो सिर्फ बड़ौदा तक रोड भी बना, गोहाना से बड़ौदा तक बनाया है, उसके आगे फिर वो पूरा का पूरा टूटा हुआ है। मैं आपके ध्यान में एक बात लाना चाहूंगा कि वो जो हालत है रोड की, बना नया बनने से बनते ही कुछ समय में ही टूट गया। जब हम बात करते हैं कि ऐसे रोड, भाई कह देते हैं कि रोड बन गया, लेकिन वो फिर वापस से टूट जाते हैं, तो जो ये सिस्टम में भ्रष्टाचार टाइप का हो गया है, आप इसमें क्या सुधार कर सकते हैं? देखिए, कुछ ऐसे अगर है हुआ है बनते जो टूटते, उसकी जांच होनी चाहिए, और जिसने भी वहाँ का टेंडर लिया है, जो ठेकेदार, उस पर कड़ी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पैसा तो उसने पूरा लिया है। और ऐसी कुछ चीज़ें हैं, तो आपके माध्यम से मेरे को ये चीज़ें पता लगी हैं। पर मेरे को पता है कि 1-2 साल से लगभग वो रोड बंद पड़ा है, वो आधा काम है उसका, वो पूरा करने के लिए मैंने बात की थी गोवाना से जुलाना, उसका जल्दी काम स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से वो दिक्कतें थी, पर वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। और कुछ ऐसी चीज़ें होती है, कोई रोड बनते टूटता है, तो उस पर कठोर कार्रवाई होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, और एक ही यहाँ पे है कि भ्रष्टाचार खत्म करना है। जो पैसा आता है वो पूरा लगना चाहिए जिस काम के लिए आता है, और उसके लिए हम दृढ़ निश्चय के साथ खड़े हैं कि भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, और उसके लिए हम काम भी कर रहे हैं। भाई जी, आपने बात कही लॉकडाउन की। मैं कहूं कि इस कोरोना के टाइम में लोगों को बचाने के लिए सरकार ने लॉकडाउन किया, और उसी के जो दौरान है वो कृष्ण जी का निधन हो गया। उसके पश्चात ये सीट खाली हुई, 6 महीने के अंदर इलेक्शन होना है, और कोरोना जैसी महामारी जो एक वैश्विक स्तर पे इतनी बढ़ रही है, उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग का हमें खुद पालन करना है, और लोगों के बीच में भी रहना है। तो आप कैसे उस चीज को अपनी दिनचर्या में ला रहे हैं, और लोगों में जब हम ये जो माहौल है वापसी है, इसको अपने फेवर में करने के लिए हम कहें, या लोगों के बीच में जाने के लिए जो जनसेवा है, हम जनसेवा के लिए जाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे, तभी तो उनका माहौल बदलेगा। तो अभी
इस दौरान आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं उस चीज को? देखिए कोई एक समस्या लेके आते हैं तो फोन पे बात होती है, हम बोलते हैं कि दो से ज्यादा कोई ना आए, कि जो भी समस्या एक या दो आए, ज्यादा कोई ना आए। और वो चीज़ लोग मानते हैं कि गांव में हम जाते हैं, खुशी हो या गमी हो, तो हम पहले ये है कि हम दूरी बना के बैठते हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हैं और भीड़ इकट्ठी नहीं होने देते। जिस गांव में जाते हैं हम कोशिश यही रहती है, लोगों को समझाते भी हैं कि अपने बार बार साबुन से हाथ धोते रहें, मास्क लगा के रखें। और अब सबसे बड़ी बात है कि लोग जागरूक हुए हैं। आप 80-90 साल के बुजुर्ग को से ही पूछोगे तो उसको कोरोना के बारे में पता है कि इससे कैसे बचाव करना है, दिन में गर्म पानी पीते रहना है और मास्क लगा के रखना है। वो चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्व रखती हैं और हम लोगों को जागरूक करने का हमारा जो काम हम उसी में रहते हैं कि कोरोना की इस महामारी में हमें कैसे बचना है, कैसे इससे निकलना है। भाई जी, आपके जो राजनीतिक जीवन है, आपका जो निजी जीवन है, आपकी लंबी उम्र के लिए हम कामना करते हैं। आपके जो राजनीतिक जीवन है उसके लिए हम कामना करते हैं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया, हमसे बात की, जनता के लिए आपने बात की, जनता के हक में बात की। अंतिम चंद लाइनों में मैं कहूं कि इलेक्शन भी है और कोरोना भी है, लोगों को आप क्या संदेश देंगे? देखिए सबसे पहले जो मैं पूरे हिंदुस्तान वासियों को आपके माध्यम से और पूरे हरियाणा वासियों को एक ही अपील करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि सबसे पहले इस कोरोना पे विजय पानी है। पूरी दुनिया इस महामारी से ग्रस्त है, पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया हुआ है, इसलिए पहले हमें इसको हराना है। और आचार्य चाणक्य जी ने एक बात कही है कि जब शत्रु अदृश्य हो, दिखाई ना देता हो, तो हमें भी छुप के रहना चाहिए जब तक उसके खिलाफ कोई शस्त्र ना मिल जाए। इसलिए सभी से ये है कि पहले तो कोरोना से बचना है, उसके बाद फिर बड़ौदा में इलेक्शन होने हैं, वो बाद की चीजें। पहले तो हमें कोरोना से बचना है और आप अपने आप को, अपने परिवार को इससे बचा लोगे तो समझिए कि हमने हिंदुस्तान को बचा लिया। सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए, खान पीन का ध्यान रखिए अपना। आचार्य चाणक्य की जो बातें हैं उनका अनुसरण करने वाले पहलवान, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान, हमारे हरियाणा की शान योगेश्वर दत्त हमारे साथ हैं और हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि जो पब्लिक है, जनता है, उसको सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना और इस कोरोना से बचना है। इस बीमारी से बचाव का एकमात्र तरीका ही सिर्फ बचाव में ही बचाव है। मैं योगेश्वर जी का धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि उनका जो राजनीतिक जीवन है वो, जैसा इन्होंने कुश्ती में अपना दमखम दिखाया, जैसा इन्होंने पहली कुश्ती हारने के बाद कुश्ती नहीं छोड़ी, वैसे ही अपना ये राजनीतिक जीवन आगे कंटिन्यू करेंगे और जरूर विजय पाएंगे। मैं बेबाक तीखे बोल टीम के लिए पंकज दिनेश के साथ।